हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए आज बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो लेके आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि कुछ पेपर्स हैं उनमें बहुत अच्छे एमसीक्यू आते हैं और ऐसे एमसीक्यू हैं कि प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा कि आपको एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे सेट में कराऊंगी आपको। इसमें आपका जीके भी शामिल रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, खेलकूद भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा। सारे के सारे के आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा कि आपको कितने में से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं और मुझे कमेंट में बताइएगा। ये हमारी सीरीज़ का 62वां भाग है जो हमारा पटवारी का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके पहले 61 वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन गणित की किताब गणितासारा संगारा या गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? पिंगला, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य। देखो ये मेनली गणित के ही गणितज्ञ ही है, लेकिन इनमें से किसने गणित सार संग्रह लिखी थी? पिंगला, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य। तो आपको याद रखना है महावीराचार्य ने लिखी थी। किसने प्राचीन गणित की किताब गणितासारा संहारा लिखी? तो गणितासारा संहारा किसने लिखी है? महावीराचार्य ने लिखी है। याद रखिएगा किसने लिखी है? गणित सार संग्रह किसने लिखी है? महावीराचार्य ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली किसके शासनकाल में आरंभ हुई? राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली मतलब जब्त कर लो जमीन को, तो यह प्रणाली किसके शासनकाल में हुई? शाहजहां के, शेरशाह के, अकबर के या अलाउद्दीन खिलजी के? किसके शासनकाल में जप्ती प्रणाली की शुरुआत हुई? तो राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली की शुरुआत हुई अकबर के काल में। किसके काल में हुई? अकबर मुगल काल का सबसे महान शासक था और इन्हीं के काल पे राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली आरंभ हुई। किसके काल में राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली आरंभ हुई? अकबर के काल में हुई। किसके काल में हुई? अकबर के काल में राजस्व बंदोबस्त की जप्ती प्रणाली आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन सा? बांदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ये नए नए जो रामसर स्थल, विश्व विरासत स्थल जो भी शामिल किए हो जाते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल या राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब या इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आबो जनजाति का संबंध कहाँ से है? कौन सी? आबो। आबो जनजाति का संबंध किससे है? कौन सी? आबो जनजाति का। याद रखिएगा कौन सी जनजाति बोल रहे हैं? आबो जनजाति। तो आबो जनजाति का संबंध किससे है? मणिपुर, मिजोरम, असम या नागालैंड। तो आबो जनजाति असम से संबंधित है। आबो जनजाति किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। असम की कैपिटल दिसपुर है और आबो जनजाति का संबंध किससे है? असम से है। चूखा जल विद्युत परियोजना जो भारत और भूटान के मध्य स्थित है किस नदी पर स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना बांगचू नदी पर स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना बांगचू नदी पर स्थित है और ये किसके बीच है? ये भारत और भूटान के मध्य स्थित है। कौन सी? चूखा जल विद्युत परियोजना। एक आवेशित गुब्बारा अपने किस गुण के कारण दीवार से जाकर चिपक जाता है? एक आवेशित, देखो आवेशित गुब्बारा बोल रहे हैं। आवेश है मतलब इसमें विद्युत का कोई कण मौजूद है तभी तो आवेशित है ना। और अपने किस गुण के कारण दीवार से चिपक जाता है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। देखो मैंने पहले ही कहा था आवेशित है। आवेशित है मतलब इसमें क्या है? विद्युत है। तो विद्युत का ही कोई गुण होगा तभी चिपक जाएगा। तो इनमें विद्युत का कौन सा दिख रहा है? स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल के कारण ही एक आवेशित गुब्बारा अब दीवार से जाकर चिपक जाएगा। कौन अंतर्राज्यीय परिषद में सम्मिलित नहीं होता? अंतर्राज्यीय परिषद क्यों बनाई जाती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है जो 2 से 3 ज़्यादा राज्यों के मुद्दे होते हैं या केंद्र और राज्यों के बीच कोई मुद्दा होता है उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं होता? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 8 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विधानमंडल
संघ राज्यों के मुख्यमंत्री। तो 8 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, बाकी विधानमंडल युक्त राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, सीएम भी होते हैं, पीएम भी होते हैं। क्या नहीं होते हैं? 8 राज्यों के कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस समिति की सिफारिश पर आया था? स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। किसके आया था? मौलिक कर्तव्य कब आए थे? स्वर्ण समिति की सिफारिश पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, निषेधाज्ञा का वर्णन है जो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संघीय प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य मतलब, संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही सत्ता को संभालते हैं। शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान, इनमें से ऐसा कौन सा है जो संघीय संदर्भ में असत्य है? तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ये प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक केंद्र की तरफ झुका हो जाएगा, ये संघीय व्यवस्था में नहीं आएगा, एकल व्यवस्था में आ जाएगा। शक्तियों का बंटवारा संघीय में आ जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय में आ जाएगा, लिखित संविधान संघीय में जाएगा। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है वो एकल जो गुण है उसमें आएगा। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख की संज्ञा किसने दी? बी आर अम्बेडकर, केसी बियर, आइवर जेनिंग्स या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी है? आइवर जेनिंग्स ने दी है। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी है? आइवर जेनिंग्स ने दी है। केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी है? आइवर जेनिंग्स ने दी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी है? आइवर जेनिंग्स ने दी है। फ्रेंड्स, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारा पटवारी का पैकेज अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। टोटल इसमें आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। साथ में इसके आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। ये ग्रुप आपके लिए रामबाण का काम करता है। इस ग्रुप में आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं। हर सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन ट्रिक द्वारा बन पाए, जैसे प्रबंधन की कोई परिभाषा ट्रिक द्वारा बन सकती है, प्रबंधन के क्वेश्चन कोई ट्रिक द्वारा बन सकते हैं, तो वो यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। हिंदी की वोकैबुलरी, इंग्लिश की वोकैबुलरी, गणित और रीजनिंग की सरल से सरल ट्रिक द्वारा आप कैसे कर सकते हैं वो यहाँ करवाए जाते हैं। तो ये सभी आपको इस ग्रुप में आपको उस तरह से तैयार करवाई जाती है कि जैसे कि आप ऑनलाइन किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऐसा नहीं है एक साथ पीडीएफ में आपको दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके एक एक पेज में हैंड रिटन आपको फ्लो चार्ट डायग्राम में बना के याद करवाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं वो भी हैंड रिटन टू द पॉइंट इंग्लिश में जो आपको मिलेगा वो ट्रिक और रूल्स के साथ मिलता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चिनानी नासरी सुरंग कहाँ पर स्थित है? कौन सी चिनानी नासरी? चिनानी नासरी सुरंग है जम्मू कश्मीर में। चिनानी नासरी सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। मेरे फ्रेंड्स, मेरी जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ भी ग्रुप में दी जाती है। करंट अफेयर्स भी फ्री ग्रुप में ही करवाया जाता है। ये ग्रुप आपको नोट्स के ही साथ मिलता है, सिंगल नहीं मिलता। इसके अलावा आप हमारे जो पब्लिक ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टा है, उससे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा सकते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र केरल में नहीं है? अष्टमुडी, सस्टमकोट्टा, वेम्बनाड या कोल्लेरू? कोल्लेरू नहीं है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी केरल में है, सस्टमकोट्टा भी केरल में है और वेम्बनाड भी केरल में है। हंगुल परियोजना किस राज्य में है? हंगुल एक प्रकार का पक्षी रहता है, वो किस राज्य में संचालित की जा रही है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? तो हंगुल परियोजना जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है हंगुल परियोजना? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ताप्ती भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, महाई भी गिरती है। स्वर्ण रेखा जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मिर्च की तीक्ष्णता किसकी उपस्थिति के कारण होती है?
मैं देखो आपने शिमला मिर्च का नाम पर सुना होगा, कैप्सिकम बोलते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो मिर्ची है। तो इसी के ही नाम से मिलता जुलता आपका ये है लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन, कैप्सी कैप्सेइसन, पेपेन। तो यही आ जाएगा कैप्सेइसिन, कैप्सिकम से इसको याद रख लीजिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? सूर्य का, हरा, नीला या लाल प्रकाश? तो सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कोई रंग, तो वो है हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने की, देखो अंदर से प्राकृतिक निवास से मतलब उनके जो पर्सनल संरक्षण वाली जगह उससे कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्स सीटू, इंसूटू, प्रवास, या तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। कहीं अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पे ले जाना एक्स कहलाता है, और एक्स मतलब बाहर से अंदर ले जाना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखते हैं? अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र किस मौसम में दिखते हैं? गर्मी में। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र किस मौसम में दिखते हैं? गर्मी में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का मतलब क्या होता है? CER का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। क्या होता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER का फुल फॉर्म होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है? यकृत कोशिकाओं में, वृक्क कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में या मस्तिष्क कोशिकाओं में? तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है। कौन सी? मस्तिष्क। मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति पाई जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस का धारक क्या है? विषाणु। यदि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा से में ऊपर फेंका जाता है तथा ये वापस धरती पर आ गिरता है, ऊपर फेंका और फिर ये धरती पे आ गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? धरातल पर अधिकतम होगी, वापसी के दौरान अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जब ये सबसे ज़्यादा ऊपर होगा तब इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विज्ञान में आपको पूछा जाएगा। यदि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है तो ये वापस धरती पे आके गिर जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ये जब सबसे ऊपर होगी तब इसकी स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा, सूर्य या चंद्रमा? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। उबलते जल की अपेक्षा भाप से हम ज़्यादा अधिक तेज़ी से जल जाते हैं, ज़्यादा जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा तेज होती है, भाप हल्की होती है, भाप ज़्यादा गर्म होती है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप के अंदर जो छुपी हुई जो ऊष्मा होती है उससे हम जो है ज़्यादा जल जाते हैं। बीटा किरणें जो कि रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित होती हैं मुख्यतः क्या होती हैं? कण में उपस्थित न्यूट्रॉन, धनात्मक पॉजिट्रॉन, केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। तो जो बीटा किरणें होती हैं वो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा किरणें क्या होती हैं? केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होती हैं? बीटा किरणें क्या होती हैं? केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नमक अगर मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है, तो क्या हो जाता है? क्वथनांक, और उबल जल्दी जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, और जो जमने की दर है वो कम हो जाती है, मतलब हिमांक कम हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक क्या हो जाता है? हिमांक कम हो जाता है। सूलीवान खान किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है? सूलीवान खान सीसा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। सूलीवान खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूलीवान खान प्रसिद्ध है सीसे और जस्ते के लिए। किसके लिए? सीसे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्जेस बैंक नामक मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र कहाँ पर है? तो जॉर्जेस बैंक नामक जो मत्स्य क्षेत्र है वो है नोवा स्कोशिया में। कहाँ पर? नोवा स्कोशिया में। मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा प्रदर्शित की जाती है? UNDP द्वारा।
सहरिया जाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ग्वालियर, भिंड, गुना, मुरैना, दतिया, यहाँ मतलब पूरा जो चंबल का जो संभाग है वहाँ पर, चंबल का क्षेत्र, ग्वालियर का संभाग, यहाँ पर सहरिया जाति पाई जाती है। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये कब होना है, 2026 में होना है। तो कहाँ होंगे? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया? तो ये जापान में होंगे। और जापान में कहाँ पर होंगे? नगोया में होंगे। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे। एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? एशियन गेम्स 2026 होंगे जापान में। जापान में भी कहाँ पर होंगे? नगोया में होंगे। कहाँ पर होंगे? जापान के नगोया में। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो अभी रिसेंटली ओलंपिक हुआ है वो कब हुआ था और वो कौन से नंबर का था? अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ है अभी हाल ही में थोड़े समय पहले, तो वो कब हुआ था और कौन से नंबर का था? अगला है बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित। तो बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित वाले पहले भारतीय कौन से हैं? दीपक धर, बाबूराम, नीना गुप्ता। तो ये हैं दीपक धर। बोल्ट्जमैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो बोल्ट्जमैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं दीपक धर। कौन है? दीपक धर। दीपक धर को बोल्ट्जमैन मेडल से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। 2012 में मीनामाटा कन्वेंशन हुआ था। कोप 4 ये किस देश में आयोजित हुआ था? जापान में, चीन में, इंडोनेशिया में या भारत में? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। मीनमाटा कहाँ पे हुआ था? मीनमाटा जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को कुल कितने पदक मिले थे? 19, 22, 7 या 24? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक बोल रहे हैं, ओलंपिक नहीं बोल रहे हैं, पैरा ओलंपिक में भारत को मिले थे टोटल 19 पद। कितने मिले थे? 19 पद। एक वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने टोक्यो से संबंधित सभी क्वेश्चन को डाला है। हर्षदा शरद गरुड़ का संबंध किस खेल से है? हर्षदा शरद गरुड़ किससे है? भारोत्तोलन, बैडमिंटन, तैराकी या तीरंदाजी? तो हर्षदा शरद गरुड़ का संबंध है भारोत्तोलन से, भार उत्तोलन से है। सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किसके द्वारा विकसित किया गया? HP, सीडे, IBM या डेल? तो HP द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है? तो फ्रंटियर एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी याद रखिएगा। फ्रंटियर क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। और इसे किसने विकसित किया है? इसे HP ने विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंप्यूटर में आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किसके द्वारा विकसित किया गया? HP के द्वारा किया गया। अगला है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। ये 2022 का सबसे अंत में होने वाला ग्रैंड स्लैम है। जानवरों के लिए भारत कौन सी कोविड-19 वैक्सीन विकसित की गई? एनोकोवैक्स, कोवीफैज, कोवी4। तो एनोकोवैक्स कौन सी बनाई गई है? एनोकोवैक्स। जानवरों के लिए भारत ने कौन सी कोविड-19 वैक्सीन बनाई है? एनोकोवैक्स बनाई है। मानव शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं? मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, थाइमस, अधिवृक्क हार्मोन। तो किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं मेलाटोनिन। मानव जीवन में, मानव शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं? मेलाटोनिन के द्वारा होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा के लिए नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य रखा है? 2035, 2025, 2030 या 2040? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10 साल के अंदर मतलब 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो बच्चों का नामांकन है स्कूल में हर बच्चा पढ़े 100% कर दें। कब तक? 2030 तक। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। राजेश तलवार, राम शरद मिश्रा, अमिताभ घोष या विनोद राय? तो ये है राजेश तलवार। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही की बुक है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।